पाठ 9 छत्रपति शिवाजी। तो इस पाठ में आप लोगों को छत्रपति शिवाजी जो महाराष्ट्र के थे उनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, इनने कैसे मुगल बादशाहों का सामना किया, कैसे अपने राज को चलाते रहे, ठीक, और कैसे इनने छत्रपति की उपाधि को धारण किया, कैसे इनका कहाँ राज तिलक हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ। तो आपकी किताब में यह जानकारी चित्रकथा के माध्यम से आप तक आ रही है। चित्रकथा ऐसी कथा जिसमें चित्र भी दिया हो और उसके साथ साथ कुछ भाषा भी दी गई हो और उन चित्रों के बारे में कुछ वर्णन किया गया हो, उस कथा को चित्रकथा कहते हैं। इस विधा को, इस तरीके के पढ़ाई को चित्र विधा कहते हैं। अगर निबंध के रूप में अगर कोई कहानी दी गई हो तो निबंध विधा, ठीक है, चित्र के बारे में दिया गया तो चित्र विधा, और अगर कठपुतली के बारे में दिया गया है तो कठपुतली के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाता है। तो ये आपकी कौन सी है? चित्रकथा। ठीक, पाठ 9 छत्रपति शिवाजी। अब इस पाठ में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं क्या, देखो जी, आइए सीखें। तो सीखना आपको क्या क्या है जी मैं सबसे पहले बताता हूं। उसके बाद यहाँ जो शिक्षण संकेत है, इस शिक्षण संकेत में जो मैं पहले ही पढ़ लेता हूं, आप लोगों को पूरा बताता हूं चित्र के बारे में। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं लास्ट में कि यह विधा या यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। अब जिसने इस पाठ को लिखा है उसके लेखक के बारे में भी चर्चा की जाती है, की जाती कि नहीं? और आप लोग लेखक के चर्चा के बारे में यानी लेखक के बारे में कुछ नहीं सीखते हैं तो फिर आपका ज्ञान कमजोर पड़ने लगता है। फिर आपके शब्दकोश आपको क्या सिखा रहा है? शब्द ज्ञान। उसके बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर देने का तरीका, छोटे उत्तर, बड़े उत्तर, फिर खाली स्थान से भी आपको क्या मिलता है? शब्द ज्ञान मिलता है। सही जोड़ियों से आपको क्या मिलता है? शब्द ज्ञान मिलता है। और ये आपको बाद में भाषा अध्ययन के माध्यम से आपको क्या जानकारी मिलती है? सबसे ज्यादा आपको भाषा अध्ययन में व्याकरण की जानकारी मिलती है, हिंदी भाषा की व्याकरण। और उसके बाद फिर लास्ट में आपको योग्यता विस्तार बताता हूं या आपको करने के लिए कहता हूं कि योग्यता विस्तार करो। उससे आपके दिमाग का विकास होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, किसी कठिनाई को हल करने की शक्ति आपके अंदर आएगा समझ। तो इसलिए योग्यता विस्तार किया जाता है। और फिर लास्ट में इस पाठ का पूरा सार जो एक लाइन में दिया होता है वो बता देते हैं। तो पढ़ाई भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसी किताब में दी गई। किताब जे किसी सीबीएसई की पैटर्न से कम नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की किताब या एनसीईआरटी की बोर्ड की किताब उससे कम नहीं है। अगर आप उसको एक बार से पूरा शब्द टू शब्द ज्ञान रखें, जानकारी रखें, तो आपको पूरी जानकारी हासिल होगी। तो देखें, आइए सीखें। छपी एवं हाथ से लिखी पठन सामग्री को सहजता से पढ़ना एवं सुलेख लिखना। आपको इस पाठ में देखो छपी भी है जी, और पठन सामग्री यानी पढ़ने वाली सामग्री को सहजता माने आसानी से, सरलता से पढ़ना और सुलेख लिखना सीखना। क्या सीखना है? सुलेख लिखना सीखना है, सहजता से पढ़ना सीखना है, और हाथ से लिखी पठन सामग्री को भी आप पढ़ लिख सकते। वाक्यों का उचित पद क्रमों को चित्र के माध्यम से समझना। जैसे आपने पहले चित्र देख लिए और चित्र के बाद कौन सा चित्र कहाँ का है, इस चित्र के बारे में क्या वर्णन करना है, क्या व्याख्या करना है, क्या हमें इस चित्र के बारे में बोलना है, तो वो आपको क्रमों वो चित्र को देखकर आपके वाक्यों का क्रम भी सही होना चाहिए। अपने देश के वीर योद्धाओं का परिचय। इस पाठ में आप लोगों को शिवाजी जो वीर योद्धा थे, ठीक है, जैसे छत्रसाल, शिवाजी, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, ठीक है, अहिल्याबाई, तो ये जो थी इनसे भी आपको परिचय मिलेगा। यानी उनमें से एक वीर कौन है? छत्रपति शिवाजी। तो
देश के वीर योद्धाओं का परिचय आपको दिया जा रहा है। एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना, जैसे भारत तो एक संज्ञा है ही है, भारतीय भी एक संज्ञा है, सर्वनाम वो विशेषण भी है, भारत में रहने वाला भारतीय तो विशेषण भी है, लेकिन भारत से भारतीय जो बना है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना पाठ के अंत में सिखाया जाएगा। मुहावरों का और विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। मुहावरे आप लोग जानते ही हैं? कान काटना, गले पड़ना, नाक में दम करना, ठीक है, नाकों चने चबाना और पछाड़ देना, नानी याद आना, ठीक है, पीठ दिखाना, मुर्गी खाना, चांदी चांदी होना, ये आपके मुहावरे। और विराम चिन्हों का प्रयोग भी आपको सीखना है। पाठ के अंत में आप, ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। ये कौन सा है? अल्प विराम। ये कौन सा है आपका? अर्ध विराम। और ये आपके कौन से हैं? अवतरण चिन्ह, ठीक है। उसके बाद ये आपका कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। क्या करते हैं? व्याख्या विवरण करते हैं। जैसे आपने लिख दिया पर्यावरण, पर्यावरण, और पर्यावरण के सामने ऐसा डैश लगाया, ऐसा डैश लगाया, और फिर उसके बारे में जानकारी, परिभाषा लिखने लगते हैं। तो ये आपका कौन सा है? विवरण चिन्ह। उसके बाद एक होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, एक होता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, समझ में आएगा, और एक योजक चिन्ह भी होता है छोटा सा। ठीक, तो इन चिन्हों का आपको प्रयोग करना सीखना है कि ये चिन्ह कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। पक्का आया समझ में? तो इन्हीं सभी चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। वे चिन्ह जो हिंदी भाषा में लिखने पर शुद्धता प्रदर्शित करने के लिए, कहां पर कितना रुकना है, कहां पर नहीं रुकना है, किस बात को किस तरीके से बोलना है, किस वाक्य को कैसे पढ़ना है, ये चिन्हों के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है क्रिया एवं सहायक क्रिया का प्रयोग। तो क्रिया तो आप कक्षा 4 में पढ़े थे कि वे शब्द जो किसी कार्य के होने को या किसी घटना के घटने को या कुछ कार्य प्रदर्शित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रियाएं भी आपको अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, टेंस जब आप पढ़ते हैं तो सहायक क्रियाएं वे क्रिया कहलाती हैं जो क्या बताती हैं? जो काल का निश्चित करती हैं कि ये वर्तमान काल की बात है या भूतकाल की बात है या भविष्य काल की बात है। ठीक है, उन क्रियाओं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में है लगा है तो क्या काल का पता चलता है? कि वर्तमान काल है। और अगर जिन वाक्यों के अंत में था लगा है तो क्या पता चलता है? कि भूतकाल की बात है, वह काम हो चुका है। और जिस वाक्य के अंत में गागी ये लगा होता है तो इससे क्या पता चलता है? कि भविष्य काल, मैं खाना खाऊंगा, यानी आने वाले समय में खाऊंगा। मैंने खाना खाया था, यानी निकले हुए समय में खाना खाया। मैं खाना खा रहा हूं, यानी जो समय चल रहा है उसमें खाना खा रहा। तो किसी घटना के घटने का समय नहीं है, किसी घटना के घटने का समय या किसी कार्य के होने का समय बताने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो खाने की घटना कब घटेगी? भविष्य काल में घटेगी। तो वह आपका गा यानी भविष्य काल, यानी घटना घटने की स्थिति बता रहा है, घटना घटने का समय बता रहा है। मैंने खाना खाया था, तो यानी घटना, जो खाना खाने की घटना है वो घटना भूतकाल में हो चुकी, यानी समय उसने बता दिया कि ये काम हो चुका है। ठीक, तो वो भूतकाल। अब मैं खाना खाता हूं, तो ये हूं आपका वर्तमान काल है। हूं, मैं खाना खाता हूं, यानी घटना घटने की क्रिया वर्तमान काल में, यानी अभी घटी हुई है।
तो इस प्रकार से अब आप देखिए कि करके चित्र को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि हाँ कैसे चित्र में क्या दिया गया है। सन 1627 की बात है। कब की बात है? ध्यान रखना, सन 1627 महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवनेरी दुर्ग में, एक महाराष्ट्र राज्य में एक दुर्ग है। दुर्ग माने किला, गढ़। किला को गढ़ भी बोलते हैं, राजमहल भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, दुर्ग भी बोलते हैं, है ना, राजमहल, राजभवन। तो महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की मां का नाम जीजाबाई और पिता का नाम साहजी भोसले था। पिता का नाम क्या था? साहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई। लेकिन साहजी भोसले अपने बेटे की देखरेख करने के लिए घर पर नहीं रहे, तो पूरी शिक्षा, शुरुआत की प्राथमिक शिक्षा मां ने पूरी की। लेकिन युद्ध की शिक्षा, लड़ाई झगड़े की शिक्षा, शत्रुओं को दबाने की शिक्षा या अन्याय से लड़ने की शिक्षा दादा कोणदेव ने, उनके दादा कोणदेव। ठीक है, तो सुने, जीजाबाई और पिता का नाम साहजी भोसले था। शिवनेरी दुर्ग में अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री माने होता है आठे को, अधिष्ठात्री माने आठे को, आठे होती है ना, आपने हिंदी पंचांग में सुने होंगे, फिर परमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठवीं, सातवीं, अब सप्तमी, अष्टमी। तो अधिष्ठात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था शिवनेरी के दुर्ग में। अच्छा, एक देवी का नाम है क्या? अधिष्ठात्री। देवी का नाम क्या है? अधिष्ठात्री। वहां पर देवी शिवाई का एक प्रसिद्ध मंदिर था। कहां पर? शिवनेरी दुर्ग में एक अधिष्ठात्री देवी का मंदिर था। तो वहां पर इस बालक ने जन्म लिया। तो चित्र में देखें, मैं इस बालक का नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगी। मैं इस बालक का नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगा। समझ में आया? उसके बाद देखो, ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है। ये किसका आशीर्वाद है? देवी शिवाई का आशीर्वाद है। तो दूसरे ने कहा ये तो उन्हीं का आशीर्वाद। ठीक, अब देखो शिक्षण संकेत में, यानी शिक्षक को इसमें किताब में बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाएं। शिक्षक संकेत मतलब शिक्षक को बताया गया कि ऐसे तरीके से पढ़ा। देखना, चित्र कथा के बारे में चर्चा की जाए, मैंने पहले चर्चा कर दी। कहानी को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का तरीका मैंने बताया। बच्चों को कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित करता हूं। कहता हूं ना कि कहानी देख देख के सुनाओ, या शेर चूहे की कहानी सुनाओ, या खरगोश और कछुए की कहानी सुनाओ, शेर लोमड़ी की कहानी सुनाओ, कौवा लोमड़ी की कहानी सुनाओ। कहता ना, तभी तो आप लोगों का दिमाग विकसित होगा। 5 साल से आपको ऐसा मास्टर मिला है कि पढ़ा के भाग गया, लेकिन आपसे कुछ पूछे ही नहीं, ना कहानी पूछी, ना किताबें पूछी, ना प्रश्न पूछे, ना उत्तर पूछे, ना शब्द पूछे। इसीलिए आपका दिमाग 0 का 0 रहा। तो देखो, किसी भी चित्र को देखकर बच्चे उसकी से व्याख्या करवाएं। देखो जी, उनकी माँ जीजाबाई लेटी हुई है, बच्चा ने जन्म दी, बच्चे का जन्म हुआ है। ये बात कर रही है, जो पहले वाले में क्या, मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगी। जो इनके जिससे ये बोल रही हैं, ये कह रही हैं ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो चित्र से पूरा पता चल रहा है। ठीक है, और अन्य वीरों महापुरुषों के बारे में बच्चों को विचार की जानकारी दें। महापुरुषों के बारे में आप लोगों को बताई दी है, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, दुर्गावती, बुंदेलकेसरी वीर छत्रसाल। ठीक है, बहुत से ऐसे थे, तो उनके बारे में भी बताया। और कुछ चित्रों में कक्षा की कहानी बनाए। कुछ चित्र मान लीजिए हैं, उनमें एक शेर चूहा के 3 चित्र टांग दिए। एक में शेर चूहा उसके पीठ पर लेटा हुआ है, दूसरे में चूहा को पंजे में जकड़ लिया है, और तीसरा चूहा उसके जाल को कुतर रहा है, और चौथे चित्र में मान लीजिए वह उन दोनों में दोस्ती है, पीठ पे चला रहा है। तो क्या मतलब निकल रहा है? कहानी होगी ना चित्र को देख के, तो वो ही आपको बताया जाए। तो सुने आगे। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत, रामायण के साथ साथ
पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाएं। आप लोगों के माता पिता दादा दादी सब कुछ आता है, लेकिन उस ज्ञान को चढ़ा रहे हैं। आने वाले बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनको रामायण महाभारत और पुरानी कथाओं के बारे में ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे आ जाएं। आई बात है। लेकिन आपके माता पिता सुनाते कहाँ हैं? कहाँ सुनाते हैं? वो तो कहते हैं जो पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो मास्टर का दिमाग चाटेगा तो सब सीख जाएगा। यही है ना कहानी, है ना? तो मास्टर अब किताब का पढ़ा के आप लोगों को रामायण महाभारत पढ़ा, बताओ क्या सुना सकता है? नहीं सुना सकता। इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी जिसकी होती है उसको वही जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। इतिहास की कहानी कथाएं सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए। बिल्कुल सही बात। आप लोग कायरता की आपके माता पता क्या सुनाते हैं? अरे उठे ना जा भूत बैठा है, अरे उठे ना जा मुंह पे सांप निकला, ये सिखाते हैं। तो बच्चा, अगर बच्चे के अंदर डर नहीं है, साहस है, जितना साहस है वो साहस भी खत्म हो जाता है और फिर बच्चा कायर हो जाता है। बड़े होता है, बिजली अगर गिरती है तो डर के बिल्कुल नीचे गिर पड़ता है। ये क्या है? बच्चों को माता पिता ने कायरता के गुण भर दिए। अब मास्टर जी सिखाएं, मास्टर जी उन्हें वीर बनाएं, मास्टर जी उन्हें बहादुर बनाएं। हैं? मास्टर जी कहां से बनाए? आप लोगों ने तो अपने खून को ठंडा कर दिया, गरम कर दिया, है ना? कई बच्चे यहाँ आते हैं, जैसे अपने वो देखो, भावना जी उन्हें डर लगता है, एक ये इसके आंसू निकल आते, एक ये अपने रमेश हैं, इनकी बोलती बंद रहती है ना? तो इनके घर में ऐसी शिक्षा दी जाती होगी, श्योर, निश्चित है। तो सुने, जब वीरों के गुण सुनाएंगे, साहस आदमियों के बारे में चर्चा होगी, देश प्रेम की चर्चा होगी, तो वही गुण आपके अंदर पनप जाएंगे। पनपना माने उत्पत्ति हो जाएगी, वह गुणों का आपके अंदर विकास हो जाएगा। तो देखो, उनकी माँ जीजाबाई तलवार, देखो कितने छोटे से तलवार पकड़ना सिखा दी है और कह किस प्रकार से श्री राम ने राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों की रक्षा की। माँ, मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूंगा। समझ में आया? शाह जी प्राय बीजापुर दरबार में रहा करते थे। शाह जी हौसले जो थे, किनके पिता थे? शिवाजी के पिता थे। ये कहां पे रहते थे? बीजापुर में रहा करते थे। बीजापुर में एक मुस्लिम मुगल राजा था, मुगल सम्राट था, उनके दरबार में ये रहते थे। उनकी जागीर पूना, और उनकी जागीर कहाँ थी? बीजापुर दरबार में शाहजी रहते थे, लेकिन बीजापुर की जागीर कहाँ लगती थी? पूना, जिसको आज पुणे कहते हैं, महाराष्ट्र में पुणे। ठीक है, पूना। और सुआ की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी, पूना की और सुआ की देखभाल उनके विश्वस्त मित्र, विश्वस्त सहयोगी दादा कोणदेव करते थे। समझ में आई बात? जागीर, पूना और सुआ की देखभाल, पूना की और सुआ की जागीर। जागीर माने जानते हैं? राजाओं के राजपाट का क्षेत्र, जैसे ये जतारा जागीर हो, रामगढ़ जागीर हो। लेकिन किनकी जागीरें थी? टीकमगढ़ की टीका राजा। आगे बात समझ? बलदेवगढ़ के बलदेव राजा के आसपास में भी कई जागीरें हैं। तो उसी प्रकार से जागीर, पूना और सुआ की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी, विश्वस्त माने विश्वास करने योग्य या विश्वास करने लायक, सहयोगी यानी सहयोग करने वाले दादा कोणदेव करते थे। समझ में आया? उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। दादा कोणदेव ने अस्त्र शस्त्र, देखो औरतें या माताएं अपने बच्चों को कितना तेजी से अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएं, मगर बच्चा उतना अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत नहीं हो सकता है, परिपूर्ण नहीं हो सकता। आई बात समझ? अगर पुरुष
बच्चियों को सिखाएंगे, पिता अगर बच्चियों को सिखाएंगे तो बच्चियां तो बहुत आगे निकल जाएंगी, लेकिन माताएं अगर बच्चों को सिखाती हैं तो उतना तेज नहीं सीख सकती। माताएं अच्छे गुण ही सिखा सकती हैं। ठीक, तो कौंडदेव ने शिवाजी को युद्ध करने की या अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शिवाजी पैतरा बदलो और बार बचाओ। शिवाजी पैतरा बदलो और बार बचाओ। हाँ दादाजी, अब मेरा हाथ भी देखो। हाँ दादू, मेरा भी हाथ देखो। ठीक है, अब देखें, युवा होने पर, अब थोड़ी 12 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, युवा हो रहे हैं, तो युवा होने पर साहिब जी शिवा को बीजापुर दरबार में ले आए। आप देखो, साहिब जी कहाँ ले आए? बीजापुर में ले आए, और बीजापुर में था मुगल शासन। उन्होंने शिवा को बादशाह मोहम्मद शाह आलम को क्या कहा कि शिवा बादशाह मोहम्मद शाह आलम, इनको दरबारी ढंग से प्रणाम करो। प्रणाम माने झुक करके नमस्कार करो, ऐसे आई बात, ऐसा चलता है ना उनमें, मोहम्मदों में, ठीक चलता है। हाँ, तो मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम करो, यानी कॉर्निश करो, करने को कहा। लेकिन शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे, क्या मैं नहीं करना, क्यों नहीं करना। उन्होंने सोचा कि जैसे जब हिंदू मुस्लिम सब लोग जनता है और जे राजा है, तो जे मतलब थोड़ी है कि मुस्लिम राजा है तो वो हिंदुओं पे अत्याचार करे, या हिंदू राजा है तो वो मुस्लिम पे अत्याचार करे। कोई भी किसी पे अत्याचार करेगा अत्याचारी कहलाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि जी तो अन्य अत्याचार फैला रहे हैं, तो मुझे ऐसा के सामने झुकना सार्थक नहीं है, मैं नहीं झुक सकता। ठीक है, तो वे क्या कह रहे हैं, शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। अब देखो, शिवा कहते हैं, पहले आए कहां पे, कौन कहते हैं, शिवा बादशाह हुजूर को कॉर्निश करो। तो अब शिवा को गुस्सा आ गया। अब आताताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए, सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे, ये तो हो ही गया, अब चित्त के बारे में पढ़ना है ना। तो शिवा बादशाह हुजूर को कॉर्निश करो। इस आताताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। अब बताओ, 12 साल का लड़का, अब उस आलम साहब को तो पैरों के नीचे आग लग गई होगी, ये बताओ जी मेरे से बगावत कर रहा है, इतना सा लड़का कहां से शिक्षा प्राप्त करके आया, मैंने अत्याचार किया है और ये मुझे कॉर्निश नहीं करेगा। तो सुने, शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांप कर उन्हें पूना भेज दिया। शाहजी समझ गए कि ये लड़का तो बहुत स्वाभिमानी है, ये किसी के सामने झुक ही नहीं सकता है, बेहतर है कि बीजापुर से इसको पूना भेज दिया जाए। तो पूना में कौंडदेव है, तो कौंडदेव तो इसकी देखरेख करते रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बनेगी। ठीक, तो शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांप कर समझकर पूना भेज दिया, और शिवाजी ने वीर मालवी योद्धाओं को, मालवी क्योंकि जो पूना था वहां पर मालवा का पठार पड़ता है आसपास, ठीक है, तो मालवीय योद्धाओं को संगठित करके, संगठित माने सबको इकट्ठा करके अपनी स्वराज्य स्थापित करने को साकार करना आरंभ किया। स्वयं के राज्य की स्थापना करने का सपना साकार करने लगे। पहले उन्होंने सेना बनाई, सेना को संगठित किया, मालवीय योद्धाओं को, वीर मालवीय योद्धाओं को संगठित करके अपने स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना शुरू किया। समझ में आया जवाब? मतलब मालवीय योद्धाओं को उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वह अपने राज्य को अपने अनुसार अपना शासन चलाने के लिए जो सपना देख रहे थे, उस सपने को साकार करना शुरू किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। सबसे पहले कौन सा? तोरण दुर्ग। तोरण दुर्ग, दुर्ग माने किला, तोरण के किले पर आक्रमण करके उसे जीत लिया 13 साल की उम्र में। देखें, कोई मुस्लिम हो होगा, देखें, आक्रमण करो, शिवाजी कह रहे हैं आक्रमण करो, जय भवानी जय भवानी जय स्वराज। स्वराज माने स्वयं का। अब देखें,
वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। युद्ध करने के तरीके होते थे, एक घेरा वाला युद्ध होता था, चक्रव्यूह युद्ध होता था, और एक थे जो छापामार। छापामार माने किसी को बिना खबर दिए या बिना बताए चुपके से जाकर आक्रमण कर देना, हमला कर देना, छापामार युद्ध नीति कहलाती है। तो वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाणक, इंदपुर, बारामती, कौन सा? चाणक, इंद्रपुर, बारामती और कोणावत और पुरंदर के किले जीत लिए। इतने किले इतने जल्दी जीत लिए। अब इतने किले जीत लेंगे तो फिर राजवाड़ा नहीं हो जाएगा। राजवाड़ा हो जाएगा तो फिर बगल के जो दूसरे राजा हैं इनके विकास को देख के उनके जलन नहीं होने लगेगी। अगर आप लोग नवोदय में निकल जाओगे तो आप उनके पड़ोसी हैं ना, जलने लगेंगे, चैटने लगेंगे। आई बात समझ? तो ऐसे तो शिवाजी के राज को देख करके आसपास के उनके चैटने लगे राज। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जीत लिया। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनवाए, और फिर जीतने के बाद उन्होंने प्रतापगढ़ का किला बनवाया और राजगढ़ का दुर्ग यानी किला बनवाया। और कोणना दुर्ग पर विजय मिली। कोणना दुर्ग पर इनको विजय मिल गई, लेकिन विजय प्राप्त करते वक्त इनका एक तानाशाह मानसुरी मारे गए। तो सुने, महाराज युद्ध में तानाजी मानसुरी वीर गति को प्राप्त हुए और गढ़ आला सिंगेला, आज से कोणना का नाम सिंहगढ़ होगा। मतलब गढ़ आला सिंह तो हमने गढ़ तो जीत लिया, लेकिन मालाजी तानाजी मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुई। इसलिए कोणाना किले का नाम क्या हो जाएगा? गढ़ आला सिंहगढ़ हो जाएगा, सिंहगढ़। समझ में आया? तो देखो इन्हें तुरंत कर दिया। अब कहते गढ़ आला सिंह गेला, अर्थात किला तो हमने जीत लिया पर सिंह तानाजी को खो दिया। इसलिए इस आला सिंह को वो कौन सा कोणना के किले का नाम हम सिंहगढ़ रखेंगे। शिवाजी के सहयोगी आनाजी सोनदेव, शिवाजी के सहयोग करने वाले थे आनाजी सोनदेव। याद रखना, कौन से? आनाजी सोनदेव। याद रखना, आनाजी सोनदेव। आनाजी सोनदेव सहयोगी थे। तो शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित किया था। इस आनाजी सोनदेव ने किसको किया था? कल्याण के सूबेदार। किसको? सूबेदार माने एक जिला में होता है एक पद, तो कल्याण के सूबेदार को पराजित करके उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित कर दिया। पुत्रवधू माने कल्याण सिंह के बेटे की पत्नी। पुत्रवधू माने बेटे की पत्नी। तो आनाजी सोनदेव ने इसको कल्याण के सूबेदार को पराजित किया और उस सूबेदार की पुत्रवधू को शिवाजी के सामने पेश कर दिया। अब वे क्या बोलते हैं पता? सोनदेव महाराज, इसे स्वीकार कर हमारी माता बहनाओं पर हुए अत्याचार का बदला लें। देखो आनाजी हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है। वे कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो सोनदेव के जो कल्याण जी हैं, कल्याण का जो सूबेदार है, इसने हमारे माताओं बहनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इसके बदले में आप लोग ही इसकी पुत्रवधू के साथ अत्याचार कीजिए और बदला लीजिए। तब देखो शिवाजी कितनी अच्छी सोच वाले हैं। क्या कहते हैं? सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति भूल गए हो? अपने संस्कार भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहन के समान ही है।